हाँ तो मेरे 24 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा और इस क्लास में हम हिंदी का 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। जो आपका हिंदी का खंड का होता है ना, इस पूरे खंड का को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हम हिंदी में 100 में 95 प्लस लेकर आए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। 2025 में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा और पूरा हिंदी आज एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो, खंड का में हमारे टोटल 7 टॉपिक हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी और खंड काव्य। आप लोग खुद देख लो, हम उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप देखिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को ले लीजिए, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ये सारे बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। उसके बाद में ये गद्यांश आप लोग देख लो, ये वाला गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोग देख लो ये पद्यांश कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद में आपकी सारी चीजें हैं, कहानी है, जीवन परिचय है, सब कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, 10 नंबर का आता है। फिर महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे, 10 नंबर। कैसे बहुत आसानी से, बहुत इजी ट्रिक से आप गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे, 10 नंबर। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, 5 नंबर। फिर कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में कहानी 5 नंबर, फिर खंड काव्य 5 नंबर। टोटल ऐड करोगे तो आपका 50 नंबर का पेपर आज मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूं और सबसे पहले हम हिंदी के उन टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सातों टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। भैया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी क्लास बार बार नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, इसमें से कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है? विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख या साहित्य और समाज। तो भैया इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, माटी हो गई सोना। ये जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन सी रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है? कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता और अंत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कल्पलता। कल्पलता जो रचना है ना, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है इन चारों में से, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका चैप्टर भी आपके 12th में है, अशोक के फूल, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा जो जीवनी है, इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल या विष्णु प्रभाकर। तो भैया इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा जो है ये एक जीवनी विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। इतना आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही देख लो, 2016, 18, 19 में आ चुका है, तो 25 में भी ये क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। चौथा क्वेश्चन देखो आप लोग, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमृत राय। देखो कलम का सिपाही जो रचना है, इसके जो हमारे लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे एक एक क्वेश्चन को देखो और मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा, ऑब्जेक्टिव में ही आपको इसका आंसर देना है, सबको देना है, अभी मैं लास्ट में करूंगा। देखो 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? इसमें से कौन सी रचना हमारे प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है?
देखो मैं कहता रहता हूं आपके 12th में जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, सबका आप लोग साहित्यिक परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो, क्योंकि अगर इसको पढ़ लेते हो ना, आपका भैया 5 नंबर साहित्यिक परिचय का भी कंप्लीट हो जाएगा और रचनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका भी नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिकी, शोध और बोध। ठीक है, तो ये कौन सी रचना है जो प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, भारत की एकता। ये जो रचना है ये प्रो जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है, ये हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, साकेत की नायिका कौन है? देखो साकेत जो है ये बहुत ही फेमस काव्य है, इसकी नायिका कौन है? अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सबको इसका आंसर देना है। बताइए साकेत के कवि कौन है? साकेत को किसने लिखा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबको इसका आंसर कमेंट में देना है, गलत सही जो भी आपको आता है आंसर जरूर दीजिए कि साकेत के लेखक या साकेत के कवि कौन है। वैसे इसकी नायिका कौन है? यशोधरा, उर्मिला, राधा या द्रौपदी? ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा उर्मिला। साकेत की जो नायिका है ना वो उर्मिला जी हैं, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत भारती की रचना विधा है। भारत भारती किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है? ये किस विधा की रचना है? तो ये एक काव्य है। ठीक है, भारत भारती जो है एक काव्य विधा की रचना है। 8वां क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, इसमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है? साकेत, पल्लव, गीत या प्रिय प्रवास? भैया यहाँ पे जो प्रिय प्रवास जो रचना है ना ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी आपके 12th में हैं, ये 12th में एक चैप्टर है पवन दूतिका पद्य में। ठीक है, उसके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ही हैं। तो उनका साहित्यिक परिचय पढ़ लो, रचनाओं को पढ़ लो, ये सब आंसर आप चुटकियों में दे दोगे। 9 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1947 में, सन 1943 में, सन 1950 में या सन 1931 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सन 1943 में। तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ वो सन 1943 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लो, इतनी बार आ चुका है तो 25 में भी आने के चांसेस इसके 99% हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है आपको। ठीक है, चलो 1943 मैंने ट्रिक इसका बताया था। देखो तार सप्तक में ता और रा आता है और 43 में भी ता और रा आता है। तो भैया ये ट्रिक है कि आप याद रख सकते हैं कि तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन, पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? पंत जी की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। पल्लव, युगांत, गुंजन या वीणा? तो भैया इसका जो इनकी जो युगांत रचना है ना ये प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, ऐसा इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यही 10 क्वेश्चन पढ़ने से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन पढ़ने से अगर 10 नंबर कंप्लीट हो जाता तो हम और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पढ़ते? तो ऐसे ही मैं कई क्लासेज आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी मैंने स्पेशल क्लास आपको दिया है, तो उसको जाकर देखना। ठीक है, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और जो टॉप 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हो चुका है। अब अगर अपने दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब हम गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे। पूरे 10 नंबर का ये भी आता है और इसके नंबर जो होते हैं ना समझ लो फ्री के होते हैं, मतलब कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो समझो क्या करना है, बहुत सिंपल होता है। देखो आपको यहां से लेकर यहां तक एक गद्यांश दिया गया है। देखो ये वाला गद्यांश छोटा है लेकिन दिखने में छोटा, इंपॉर्टेंट बहुत है। गद्यांश बड़ा भी दिया जा सकता है, तो बड़े छोटे से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उसका क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए। उसके बाद में इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही देखो, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आपको आंसर देना है और आपको 10 नंबर मिलेगा। इन पांचों का आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं लाना है, इसी गद्यांश में से आपको ढूंढकर लिखना है। कैसे इसको लिखना है वो तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ही, ऐसे लिखकर आओगे 10 में 10 पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं और आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा,
क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो इस गद्यांश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक वर्ड आया है अशोक, ठीक है, अशोक आया है। तो आप चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, हिंदी के चैप्टर्स का नाम, उसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अशोक आया है, यानी कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक रहेगा, उसी ट्रिक की सहायता से आप पहचान सकते हो कि ये किस चैप्टर का है। जैसे भाषा और आधुनिकता से होगा तो भाषा आ जाएगा, निंदा रस से होगा निंदा कहीं आ जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप से होगा तो उसमें राष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो 2 नंबर इसी के लिए आपको मिलता है कि इस गद्यांश को पहचानो और इसके पाठ और लेखक दोनों का नाम लिखो, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपको नीचे रेखाएं दिख रही हैं जैसे यहां से लेकर यहां तक, इनकी आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। कैसे करेंगे मैं भी बताता हूं। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो भैया अशोक को यहाँ पे स्वार्थ, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है, बस यही लिख देना। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो लेखक ने बताया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, यही उसका व्यवहार है। यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो ये देखो इसका आंसर, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, मतलब सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, ठीक है, सिंपल सा है। अब चलो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर जब हम लिखेंगे ना तो पहले कहते हैं डॉट डॉट करके ही तो है, कहते हैं डॉट डॉट करके अखाड़ा ही तो है, इसको इसलिए लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके आपने कौन सा गद्यांश किया है, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को आपने कैसे कौन सा किया है, तो आपको ऐसे लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो हम पाठ और लेखक का नाम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन कुछ इस तरह से अगर संदर्भ के रूप में लिखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो देखो क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो यहाँ पे लेखक का नाम आपका ये हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पाठ का नाम हो गया अशोक के फूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। पाठ का नाम लेखक का नाम दोनों आना चाहिए था, तो हमारे पाठ का नाम ये हो गया, लेखक का नाम ये हो गया। भैया आपका पाठ का नाम ये, लेखक का नाम ये, आपका संदर्भ बिल्कुल सही होगा और एग्जामिनर भी आपको देगा ऐसे, ले बेटा 2 में 2 ले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। आपको इतने का व्याख्या करना है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, ठीक है। तो यहां तक आपको करना है, ठीक है, फेंक कर आगे बढ़ जाती है, बस इतने का आपको व्याख्या करना है। तो हम दूसरा यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से समझना। देखो द्विवेदी जी रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो और इसको थोड़ा अपने तरीके से लिखो। देखो कुछ करना नहीं है, इसी चीज को थोड़ा अपने हिसाब से लिख देना है, थोड़ा एक्सचेंज करके। जैसे यहाँ पे 2-3 लाइन में है, आप 7-8 लाइन में लिख दो या 5-6 लाइन में लिख दो, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, नंबर मिल जाएगा। देखो कैसे, द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। बस हो गया, 2 नंबर आपका कंप्लीट। मतलब थोड़ा सा आपको एक्सचेंज करके अपने तरीके से लिखना है, कीवर्ड आपका वही सब होना चाहिए और आपको नंबर मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ की बात की जा रही है, तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया। मतलब लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है।
तो देखो लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का बताया है कि ये उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मतलब यही चीज उठाकर लिख देना है जो मैंने आपको इसमें गद्यांश में बताया था कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। पांचवा क्वेश्चन, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पे है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पे लिख दो आप, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। और पांचों का हमने आंसर दे दिया, 2 नंबर ये, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ऐसे लिख कर आओगे तो एग्जामिनर भी बोलेगा ले बेटा 10/10 ले, ठीक है। ऐसे आपको वो नंबर दे देगा बिल्कुल फ्री के। तो नंबर में आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। चलिए ये गद्यांश भी हो चुका है हमारा। अब हम पद्यांश को सॉल्व करते हैं, इनको हम हटाते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला, वो आप लोग खुद देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है। अब हम पद्यांश की बात करते हैं, 10 नंबर का ये भी आता है। देखो गद्यांश आपको थोड़ा इजी दिया जाता है, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आपको इजी लगेगा गद्यांश, लेकिन पद्यांश को थोड़ा सा समझो क्योंकि पद्यांश भाई चेंज होता है, थोड़ा सा इसको समझना होता है। देखो एक पद्यांश दिया गया है हमारे, पहले इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है। ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है। मतलब श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर ब्रज को छोड़कर वो चले गए हैं, ठीक है। तो राधा जी उनकी विरह में पागल हो रही हैं और वो पवन को अपना दूत बनाकर भेज रही हैं कि जाके मेरी जो दुख कथा है वो जाकर तुम श्याम को सुना दो, कान्हा को सुना दो, ठीक है। देखो वो श्री कृष्ण जी के रूप का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा स्पेशल लाइन है ये। मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद, नौ जलद का मतलब होता है, नौ का मतलब नया, जलद का मतलब होता है बादल, ठीक है। कंज, कंज का मतलब होता है कमल से नेत्र वाले, के समान नेत्र वाले। मतलब पवन से अपनी विरह व्यथा को बताती हुई राधा जी कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जी जाके आए ना मधुबन से, मतलब जाके जाके आए ना, आए नहीं है मधुबन से, मधुबन से और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा नहीं भेजा है कि मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए हैं और मेरे लिए उन्होंने कोई संदेशा नहीं भेजा है। मतलब वो कृष्ण जी के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके जो मेरे प्यारे नौ जलद, मतलब नए मेघों के समान, ठीक है, और उनके कमल के समान नेत्र हैं, ठीक है। आगे देखो क्या वो कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय विरह, यानी कि प्रिय विरह का मतलब होता है प्रेमी से वियोग, मतलब प्रेमी से बिछड़कर बावली हो रही हूँ, पागल सी होती जा रही हूँ, जाके मेरी, जाओ मेरी सब दुख कथा, सारी दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम को तुम सुना दो। मतलब वो अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराओ, मेरे दुखों को उनको सुनाओ। फिर वो कहती हैं पवन से कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, मतलब ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर तज, उसको छोड़कर तू अल्प, इसको अल्प कर देना, आधा ला, अल्प थोड़ा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। फिर वो कहती हैं पवन से कि जैसे ही तुम मेरे घर से कुछ ही दूरी के पर जाओगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, मतलब शोभावली, शोभायमान, सुखद, सुख प्रदान करने वाली कितनी कितनी मंजु कुंजे, मंजु कुंजे, कुंजे का मतलब होता है लता या झाड़ियां, मंजु का मतलब होता है सुंदर, मिलेंगी, मिलेंगी, ठीक है। मतलब वो कहती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजे मिलेंगी। वो क्या करेंगी, तुमको आकर्षित करेंगी। देखो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, मतलब प्यारी छाया, अपनी प्यारी छाया से और मृदुल स्वर से और मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वो अपनी ओर तुझे आकर्षित करेंगी। मतलब वहां की शीतल छाया एवं जल प्रवाह, वह जो पक्षियों का जो कलरव है, उसका जो स्वर है ना, मीठा स्वर, उस वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी,
तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख, मेरे दुख को लख ध्यान में रखकर या देख कर वहां जाना तुम विश्राम ना लेना, मतलब विश्राम ना लेने लगना, किंतु मेरे दुखों को ध्यान में रखकर तुम वहां विश्राम ना करने लगना और श्री कृष्ण जी के पास चले जाना। अब क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। देखो फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। देखो शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, सिंपल है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, ये जो दो लाइनें आपको दिख रही है ना, इसकी अपनी भाषा में आपको व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं अभी बताऊंगा, मैंने बताया भी। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन दूतिका द्वारा, राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है, मतलब पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है, सिंपल है। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो भैया कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। कहा गया ना कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब उनके जो रूप है वो नए मेघों के समान है और कमल के समान उनका नेत्र है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। तो राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है, बस यही लिखना है। चलो इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही सेम प्रोसेस, मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना। देखो मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना। अब एक एक का आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ हम लिखेंगे। संदर्भ सबसे बेटर तरीका होता है, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो। देखो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। मतलब यहाँ पे संदर्भ आपको कहा जा रहा है, संदर्भ लिखना। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे आपको जाकर भैया लिखना है संदर्भ। सिंपल सिंपल सा है, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका शीर्षक का नाम यानी कि पाठ का नाम, ये हो गया कवि का नाम। 2 नंबर एग्जामिनर देगा आपके नाम, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। मतलब इसकी व्याख्या करनी है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसकी व्याख्या करनी है तो हम बहुत प्यारे तरीके से करेंगे। ध्यान से समझना, अभी हम 30 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी तो 20 नंबर और बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो रेखांकित अंश की व्याख्या। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो सिंपल सा है, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो 1 लाइनर आंसर है, बहुत सिंपल। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। भैया 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। कहा गया था मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। चलो 5वां क्वेश्चन, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। तो भैया राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। बस हो गया, ये भी आपका 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। टोटल अगर ऐड करें भैया तो 10 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे प्यार से दे देगा, बिना सोचे समझे 10 नंबर मुफ्त के, नो टेंशन, ठीक है। चलो इसको भी हम हटाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। इन दोनों को हम हटा देंगे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेखक का साहित्यिक परिचय। पूरे 5 नंबर का आता है। तो हम एक ऐसे लेखक को लेकर आए हैं भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। देखो 3 लेखक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वासुदेव शरण अग्रवाल, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और एक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो इनका मैं जीवन परिचय बताऊंगा, साहित्यिक परिचय। देखो जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखे ना, तो एक छोटा सा हेडिंग आपका जीवन परिचय होना चाहिए,
ये ध्यान रखना। जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्म स्थान, थोड़ी शिक्षा और इनकी मृत्यु लिखना है। साहित्यिक परिचय सबसे मेन हेडिंग रहेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय ही हमें मेनली लिखना होगा। 3 नंबर इसका मिलेगा। इसमें आपको हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, क्या क्या करते थे, कैसे इन्होंने अपनी लेखनी की, ये सब आपको लिखना है। रचनाओं में आपको रचनाएं लिख देना, 2 नंबर इसका मिलेगा। तो सबसे पहले जीवन परिचय एक छोटा सा लिखेंगे। देखो, प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। देखो, ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ, तो इनको ज्यादा हिंदी, इनके उधर हिंदी ज्यादा नहीं चलती है, मतलब हिंदी की तमिल या तेलुगु बोला जाता है ज्यादा। ठीक है। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 को आखिर वो दिन आ ही गया। 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इस दिन इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये जो आपको जन्म, ये सब जो है ना, आंध्र प्रदेश, ये सब ब्लैक पेन से लिख देना। इनकी मृत्यु बाकी ब्लू शेड। ठीक है। साहित्यिक परिचय की अगर बात करें भैया, सबसे मेन हेडिंग 3 नंबर आपको इसी के लिए मिलेगा। देखो, श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। मतलब हिंदी और तेलुगु, उन पर इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी, अहिंद भाषी का मतलब जहां पे हिंदी भाषा न बोली जाती हो, वहां के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। वहां के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी जी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि साउथ इंडिया में जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तेलुगु तमिल ये सब बोला जाता है, वहां पे इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया और हिंदी का नाम किया। ठीक है। तो 3 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। रचनाएं देख लो। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा वैचारिकी, छठवां शोध और बोध, सातवां तेलुगु वारिल, आठवां लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। देखो, लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर भी उन्होंने अपनी एक संपादित अंग्रेजी ग्रंथ लिखी है। तो ये इनके कुल 8 ग्रंथ हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे विचार किसकी रचना है या इनमें से कौन सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कवि का साहित्यिक परिचय हम लोग देखेंगे। जैसे लेखक का हमने देखा, वैसे कवि का भी देखना पड़ेगा। तो एक कवि को हमने लिया है, बहुत फेमस कवि हैं और इनका जो साहित्यिक परिचय है ये आएगा ही आएगा भाई, लिख कर ले सकते हो। रामधारी सिंह दिनकर जी। देखो, कवियों में मैं बात करूं तो सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, इन दोनों में से भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को हमने लिया है। जीवन परिचय पहले इनका देखते हैं। वही सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हो गया। बस इतना सा आपको जीवन परिचय में लिखना है कि इनका मृत्यु, इनका जन्म, ये सब कब हुआ, इनकी थोड़ी सी शिक्षा, ये सब लिख देना। साहित्यिक परिचय की बात करें तो दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युग के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही, वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। उनके काव्य में जो रहा ना, वो उनका राष्ट्रीय स्वर है। ठीक है।
आगे देखो, दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों को के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी है। लो बेटा, 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे आप साहित्यिक परिचय लिखो, ऐसे ही लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये लिख कर ले लो मेरे भाई। 3 नंबर हो गया। रचनाएं देख लो, 2 नंबर का ये भी रहेगा। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है, जैसे काव्य रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में देखो, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम। ये इनकी कविता संग्रह वाली रचनाएं हैं। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, ये इनकी बाल साहित्य की रचनाएं हैं। तो रचनाओं के लिए भी 2 नंबर ऐसे एग्जामिनर आपको फ्री में दे देंगे, फ्री में परोस देंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं मेरे भाई। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है कहानी। कहानी बनाते हैं अब हम लोग, किसी एक कहानी को पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था 2-3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों का सारांश और उद्देश्य पढ़ लो, आपका 5 नंबर कट ही नहीं सकता भैया। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीनों कहानियों का उद्देश्य और सारांश आप पढ़ लेते हो, आपका 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। तो आज मैं ध्रुव यात्रा को लेकर आया हूं भैया। ये आप लोग खुद देख लो कितना पूछा जा चुका है। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आज मैं बताने वाला हूं। ये बहुत आते हैं। मैंने कहानी में देखो, पंचलाइट बहादुर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए आज मैं ध्रुव यात्रा को लेकर आया हूं। वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट बहादुर, उसको जरूर पढ़ना, फिर ध्रुव यात्रा को पढ़ना। ठीक है, देखो ध्रुव यात्रा कहानी का मैं सारांश बताता हूं, ध्यान से समझना। मैं ऐसे पढ़ते हुए चलूंगा, आपको समझना है। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। मतलब इसको जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी कहानीकार हैं। मतलब मुंशी प्रेमचंद जी की परंपरा के वो अग्रणी कहानीकार हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा है। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से समन्वित करके एक नवीन धारा को जन्म दिया है और कहानी ध्रुव यात्रा की इन्होंने रचना की। इस कहानी का सारांश निम्नोक्त है। क्या है कि राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर, अर्थात उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे हैं। इस खबर को सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया। देखो यहां से इनकी सारांश, यहां से कहानी का स्टार्ट होता है कि राजा रिपुदमन बहादुर जी हैं, उत्तरी ध्रुव को जीत कर वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत लौट रहे हैं। और इस खबर को सभी समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर, यानी कि सबसे पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उसे बताता है कि वो उर्मिला के साथ विवाह करके साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी। मतलब क्या है कि उन्होंने बताया कि वो उर्मिला के साथ विवाह करके साथ रहने के लिए तैयार था, लेकिन उर्मिला ने उसको ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी, रिपुदमन जी ने बताया। अब मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है, मतलब वो सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी पुत्री है। मतलब आचार्य मारुति जी कहते हैं कि उर्मिला मेरी पुत्री है, वे उसे विवाह के लिए समझाएंगे। मतलब मारुति जी रिपुदमन से विवाह के लिए उर्मिला को समझाएंगे, ऐसा बोलती है। जब उर्मिला आचार्य के बुलवाने पर उनके पास जाती हैं तो वे उससे विवाह के लिए कहते हैं। उर्मिला को कहते हैं कि रिपुदमन से तुम विवाह कर लो। वो कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। उर्मिला कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, उसे सिर्फ प्रेम से जाना जा सकता है। वे उसे रिपुदमन से विवाह के लिए समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। उर्मिला नहीं मानती। वो स्पष्ट कहती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। अंत में आचार्य उर्मिला के ऊपर इस रहस्य को प्रकट कर देते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। वो बता देते हैं, इस अभागिन को भूल जाइएगा, ये कहती हुई वो उनके पास से चली जाती है। फिर भी उर्मिला जो है आचार्य मारुति से कहती है कि इस अभागिन को भूल जाना, और ये कहते हुए वो उनके पास से चली जाती है।
रिपुदमन के पूछने पर उर्मिला बताती है कि वो आचार्य से मिल चुकी है। रिपुदमन उसके कहने पर दक्षिणी ध्रुव के सटलैंड द्वीप के लिए जहाज तय करते हैं। जब उर्मिला उनको रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते, वे चले जाते हैं। ठीक है। रिपुदमन के ध्रुव पर जाने की खबर पूरी दुनिया को ज्ञात हो जाती है भैया कि रिपुदमन जो है वो ध्रुव पर जा रहे हैं। उर्मिला को भी अखबारों के माध्यम से सारी खबर ज्ञात होती रहती है और वो इन्हीं कल्पनाओं में डूबी रहती है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर का एक एक अंश पूरे ध्यान से पढ़ती है। तीसरे दिन क्या होता है, अखबार की में उर्मिला जो है वो राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर सुनती है और उसको पढ़ती है। अखबार वालों ने एक पत्र भी छापा था जिसमें रिपुदमन ने स्वीकार किया था कि उनकी यह यात्रा नितांत व्यक्तिगत थी जिसे सार्वजनिक किया गया। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए गए अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूं। उन्होंने ऐसा कहा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। यही पर कहानी समाप्त होती है। मतलब रिपुदमन जी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो 5 नंबर भैया इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु थी या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश था। ठीक है, ये भी कंप्लीट। तो भैया ये 6 टॉपिक तो आपके कंप्लीट हो गए। अब आप कहेंगे सर ये 7वां टॉपिक है खंड काव्य। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जिला वाइज होता है। जैसे कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में सत्य की जीत। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य होते हैं। देखो बाकी सारे टॉपिक तो सेम है लेकिन खंड काव्य जिला वाइज होता है। अब आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, ये कमेंट करके मुझको बताना। ठीक है, मैं किसी एक पार्टिकुलर खंड काव्य पर वीडियो नहीं बना सकता। मान लो भी मैं त्यागपति पर बना दूं तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मेरा वाला आपने नहीं बताया। तो ये आप खुद पढ़ो, स्वपठित है, मतलब खुद आपको पढ़ना है। ये खंड काव्य जो भी आपके जिले में है उसको पढ़ लो भाई, नंबर आपको पूरे के पूरे वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, नो टेंशन जब तक हैं हम। ठीक है, तो ये क्लास 12 हिंदी के 7 टॉपिक एक ही वीडियो में मैंने बता दिया, यानी कि 50 नंबर आज मैंने आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया। तो 24 फरवरी हिंदी के पेपर में जाकर छाप दो भैया। हिंदी के ये वायरल प्रश्न है, पूरा खंड का मैंने एक वीडियो में बताया। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।